जय हिंद दोस्तों। आज 3 दिसंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस तो आज नहीं करूंगा, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि आज के न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। देखो, फर्स्ट पेज पे जो फर्स्ट न्यूज़ है कि ब्रिटेन में फाइजर की वैक्सीन को हरी झंडी, अगले सप्ताह से टीकाकरण। तो फाइजर वैक्सीन कहाँ पे है, किस देश की है? तो ये अमेरिकन वैक्सीन है और विश्व का पहला देश बना है ब्रिटेन जिसने टीकाकरण की अनुमति दे दी है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वैक्सीन का टीकाकरण अगले वीक से शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। और कौन कौन सा टीका अभी विश्व में बन रहा है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। भारत कौन से टीका बना रहा है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फाइजर कहाँ की वैक्सीन है? तो अमेरिकन वैक्सीन है। भारत भी 3 वैक्सीन तैयार कर रहा है, ब्रिटेन भी तैयार कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन ने जो है अभी फिलहाल अमेरिका के वैक्सीन को स्वीकृति दिया है जो अगले वीक से टीकाकरण का काम करेगी। कहाँ पे? ब्रिटेन में। देखो, ये फर्स्ट पेज पे जो सेकेंड न्यूज़ है कि आज की वार्ता पे टिकी उम्मीदें। तो आज 3 सितंबर है, किसान और सरकार के बीच में वार्ता होने वाली है। वार्ता के बाद जो उसका आउटपुट होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि किसान जो बिल लाई है सरकार, वो क्यों लाई है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिस पे हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि आखिर बिल का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, सरकार ने क्यों बिल लाया, सरकार ने क्यों एक्ट लाया। देखो, बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है? सदन में जो रखा जाता है तो बिल रखा जाता है, और बिल पे जो है सदन पास होने के बाद, दोनों सदन में अगर बिल पास हो जाती है, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों सदन में बिल पास हो गई, उसके बाद जो है राष्ट्रपति का साइन हो जाता है। तो उसके बाद वो बिल जो है बिल नहीं रहता, वो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो ये कृषि अधिनियम बन चुका, अब कृषि एक्ट बन चुका है। तो सरकार क्यों लेकर आई है, उसका क्या बेसिक पर्सपेक्टिव है, हम डिटेल से बाद में एनालिसिस करेंगे। अब देखो, यहाँ पे है कि शहद में मिलाया जा रहा है चाइनीज शुगर। इसको भी एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे जो संस्था है वो संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले न्यूज़ सुन लो कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि शहद जो हम लोग खाते हैं, तो वो शहद में जो है चाइनीज़ शुगर जो है उसमें मिलाया जाता है। तो एक तरह से शहद में जो है मिलावट किया जाता है, यानी ओरिजिनल शहद नहीं रह करके चाइनीज़ शुगर सिरप रहता है उसमें। तो ये किसका कहना है? ये कहना है कि गुजरात स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जो सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग एंड लाइव स्टॉक एंड फूड में कराई गई जांच के अनुसार से इसको प्रमाणित किया गया। आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये जो संस्था है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये कहाँ पे है? गुजरात में। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ मेंस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि मिलावट जो है उसको रोकने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। मिलावट, अगर आप प्रशासन में जाते हैं तो मिलावट को किस तरह से आप रोकने के लिए कदम उठाएंगे। एक बार इसको भी देख सकते हैं। देखो, जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट आए या सुप्रीम कोर्ट कोई भी स्टेटमेंट दे तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लो ये न्यूज़ का कह रहा है कि जैसे मान लो ये रोड है और यहाँ पे जो है एक अगर पेड़ है, तो कोर्ट का कहना है कि ये रोड को ऐसे कीजिए कि घुमा के ही लेके जाइए, सड़क को जो है घुमा के लेके जाइए, घुमावदार सड़क बना दीजिए। जहाँ पे पेड़ है, पेड़ को काटने की ज़रूरत क्यों है? पेड़ को मत काटिए, आप घुमावदार सड़क बना दीजिए। तो इस तरह का वर्डिक्ट दिया गया है और उसका एक मेन रीज़न है कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना है, हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करना है, हमें पेड़ को सेव करना। सेकेंड पेज पे कोई खास न्यूज़ नहीं है। वैसे भी सेकेंड पेज दिल्ली से स्पेशल न्यूज़ होता है, दिल्ली से संबंधित न्यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। देखो, थर्ड पेज पे जो 3 न्यूज़ है तीनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो एनजीटी के बारे में दिया हुआ, तो एनजीटी का पटाखों पे पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश। एनजीटी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्थान है, हमने कई बार डिस्कस किया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में हुई थी। भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश है जिसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में स्थापना हुआ और न्यूजीलैंड में स्थापना हुआ है।
सात एक महत्वपूर्ण ऐसा एक्ट है जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एक्शन लेती है, लेकिन दो महत्वपूर्ण एक्ट को इससे बाहर किया गया। ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया, आज हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे है कि चीन सरकार की साजिश थी गलवान में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प। तो यहाँ पे इसको भी एक बार आप देख सकते हैं। इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाओगे तो चीन के साथ भारत का जो मुद्दा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीन भारत का ऐतिहासिक संबंध, चीन भारत का जो है सकारात्मक संबंध और चीन भारत का नकारात्मक संबंध, ये तीनों ही आपके लिए जानना जरूरी है। सकारात्मक संबंध मतलब बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे चीन और भारत आज भी सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए भारत और चीन दोनों मिलकर आज भी काम कर रहा। और नेगेटिव पॉइंट मतलब हुआ कि जहाँ दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, राइट। तो कई ऐसे मुद्दे पे जहाँ पे भारत और चीन के बीच में विवाद की स्थिति दिखती है। अब देखो, भारत चीन सीमा पे चार धाम सड़कों को चौड़ा करने पे हो विचार। चार धाम परियोजना जो है चार धाम को जोड़ने का काम करती है। एक बद्रीनाथ हो गया, दूसरा केदारनाथ हो गया, तीसरा गंगोत्री हो गया और चौथा यमुनोत्री हो गया। तो ये चारों ही धाम को, जो हिंदू धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इसको जोड़ने का काम करता है चार धाम। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जरूर होना चाहिए इस परियोजना के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो ये न्यूज़ है इसको भी एक बार आप पढ़ सकते हैं। बोरिस जॉनसन हो सकते हैं गणतंत्र दिवस पे मेहमान। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2021 को भारत के जो मेहमान हैं बोरिस जॉनसन हो सकते हैं। बोरिस जॉनसन कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अब इसके बैकग्राउंड में जाकर आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। भारत क्यों इनवाइट कर रहा है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को? ब्रिटेन के पीएम को भारत इनवाइट कर रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ब्रिटेन जो है वो अलग हो गया है। किससे? यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। अब ब्रिटेन अगर यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया तो उसके बाद भारत किस तरह से ब्रिटेन के साथ व्यापार अपना बढ़ा सकता है, उसके लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे, राइट। तो ये भारत भी एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है और भारत भी चाहता है कि ब्रिटेन के साथ उनका व्यापार बढ़े। अब देखो, ब्रिटेन के साथ वर्तमान में व्यापार जहाँ तक मुझे जानकारी है लगभग $16 बिलियन का है और दोनों देशों के बीच में जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। $100 बिलियन तक का भी व्यापार हम ब्रिटेन के साथ आराम से कर सकते हैं। तो ये जो पोटेंशियल है इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को भारत ने इनवाइट किया है 26 जनवरी 2021 के लिए, राइट। 26 जनवरी 2021 के लिए इनवाइट किया। देखो, जब भी हमारे देश में 26 जनवरी होता है और 26 जनवरी को जो है जो भी मेहमान आते हैं किसी अन्य देश के, तो उसका काफ़ी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस होता है भारत के लिए। तभी उस देश के प्राइम मिनिस्टर को या उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को भारत बुलाया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय होता है, काफ़ी सोच विचार के निर्णय लिया जाता है कि किसे इन्वाइट करना है और उसका क्या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। किसान पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बहरहाल इसको एक बार देख सकते हैं। 2016 में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अशोक दलवई समिति बनाई थी। अशोक दलवई समिति ने अपने रिकमेंडेशन दिया और उस रिकमेंडेशन के आधार पे 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। अशोक दलवई समिति के रिकमेंडेशन के आधार पे प्राइम मिनिस्टर 7 सूत्री कार्यक्रम लाया गया। पीएम प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम लाया गया है जो अशोक दलवई समिति के रिकमेंडेशन या उनके रिपोर्ट के आधार पर लाया गया। तो उसी में से कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इसको पढ़ना आप लोग। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ और नीचे में जानकारी दिया हुआ है कि अहम क्यों है। इसी तरह से देखो, मंडी सुधार के बारे में जानकारी दिया हुआ है, यहाँ पे अहम क्यों है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में जानकारी दिया हुआ, नीचे में दिया हुआ अहम क्यों है। तो इसको अपने नोट में भी आप एडजस्ट करने का कोशिश करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। अब देखो यहाँ पे जो है ये जो न्यूज़ है
ये न्यूज़ है कि किस तरह से फाइजर वैक्सीन को ब्रिटेन ने जो मंजूरी दी है उसी के रिगार्डिंग में ये एडिटोरियल दिया हुआ। अब ये जो एडिटोरियल है इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड कर दिया है, इसको पढ़ लेना आप लोग खुद से। लेकिन कभी भी कोई भी राइटर होता है उसका जो लिखने का पर्सपेक्टिव होता है वो उसका सेल्फ पर्सपेक्टिव होता है। इनका कहना है, ये जो राइटर है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप एडिटोरियल पढ़ो तो उनके राइटर के बारे में एटलीस्ट एक बार ज़रूर पढ़ लो कि राइटर कौन है। यहाँ पे देखो इनके बारे में दिया होगा कि लेखक सामरिक लेखकों के विश्लेषक हैं। तो इनका कहना है कि जो बोरिस जॉनसन है, बोरिस जॉनसन अगर आते हैं ब्रिटेन की सत्ता में और कुछ दिन के बाद वो आ जाएंगे तो कुछ हद तक निगेटिव इम्पैक्ट होगा भारत पे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि निगेटिव इम्पैक्ट होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि निगेटिव इम्पैक्ट होगा, मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक बहुत जगह पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा उसका। बहरहाल ये इनका अपना पर्सपेक्टिव है। ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है कि बोरिस जॉनसन अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनते हैं, बोरिस जॉनसन जो कि बन ही चुके हैं, लगभग 20 जनवरी को शपथ लेंगे। 20 जनवरी 2021 से ये ऑफिशियली अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। तो भारत में क्या सकारात्मक जो है परिवर्तन होगा या क्या भारत को फ़ायदा हो सकता है, भारत को क्या नुकसान हो सकता है, इस पर कई बार हमने डिस्कस किया है। तो उसी पॉइंट को यहाँ पे दिया हुआ, एक बार पढ़ सकते हैं। अब देखो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एडिटोरियल है कि अर्थव्यवस्था में जान फूंकती आशावादी सोच। हम पहले क्वार्टर में जो है 2020-21 के पहले क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी कम रही थी। यहाँ पे देखो डाटा भी दिया हुआ, लगभग 23.9% गिरावट हुई थी, नेगेटिव में गई थी। दूसरे तिमाही में जो है -7.5% गिरावट हुई, तो गिरावट कम हुआ काफ़ी, मतलब उन 23.9% से घट के सिर्फ -7.5% हुआ। और थर्ड क्वार्टर में जो है संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि पॉजिटिव में जाएगा, हमारा जो है ग्रोथ रेट पॉजिटिव में जाएगा और फोर्थ क्वार्टर में भी पॉजिटिव में जाएगा। तो ये भी, इसको भी एक बार पढ़ लेना आप लोग खुद से। बहरहाल इस पर हमने कई बार डिस्कस किया है क्या कि किस तरह से कोविड के बाद परिस्थिति चेंज हुई है, आत्मनिर्भर भारत किस तरह से सफल हो रहा है, तो उसी को लेकर के कुछ पॉइंट दिया हुआ, इसको मैंने हाईलाइट किया, इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो हमारी आशावादी सोच है उसका एक प्रमाण यह है कि हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व $575 बिलियन का हो चुका है। अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में दुनिया में बहुत सारे देश थे जिसमें आर्थिक मुश्किल थी, राइट, लेकिन भारत में उस समय में भी एफडीआई काफ़ी बढ़ रहा था। तो जिस समय में विश्व के देश क्राइसिस में थे उस समय में भारत की एफडीआई बढ़ रही थी। तो ये भारत की आशावादी सोच है, आशावादी दृष्टिकोण है। और भी कई सारी चीज़ें हो रही है जो इस बात का द्योतक है कि भारत की जीडीपी काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रही है। जीएसटी कलेक्शन हमारा जो है नवंबर महीना में भी 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया, अक्टूबर में भी 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया था, जो एक अच्छा संकेत है। इसको भी एक बार आप देख सकते हैं, अच्छा डाटा दिया हुआ है इसमें, इस डाटा को आप नोट भी कर सकते हैं। शांता कुमार समिति जो बना था, एफसीआई को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, कल भी हमने डिस्कस किया था कि एफसीआई जो होता है, एफसीआई के तहत जो है हज़ारों लाखों टन अनाज जो है प्रत्येक वर्ष सड़ जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए जो है एक समिति बनाई थी, शांता कुमार समिति, कि किस तरह से फूड को रेगुलेट किया जाए देश भर में। उसने भी अपने रिकमेंडेशन में कहा था कि जो है मात्र 6% किसानों को, देखो कल भी इस पॉइंट को हमने हाईलाइट किया था कि सिर्फ 6% किसानों को जो है एमएसपी का लाभ मिल पाता है, बाकी 94% किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता, राइट। तो एक तो ये इशू है। दूसरा इशू है कि अनाज जो है, कई टन जो है अनाज जो है सड़ जाते हैं एफसीआई के गोदाम में। तो उसी सब को लेकर के एक एडिटोरियल दिया हुआ, इसको पढ़ लेना, कुछ डाटा इंपॉर्टेंट दिया हुआ, इसको नोट कर लेना। और मैं कोशिश करूंगा आज से कल तक में कृषि को लेकर के जो है बिल है या कृषि को लेकर के जो कानून बन चुका है उसके बारे में मैं डिस्कस कर दूं आपके साथ यहाँ पे। तो वो मैं स्पेशल वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूँगा, क्योंकि कई बार हमने डिस्कस किया है किसान बिल को लेकर के, किसान जो एक्ट आया उसको लेकर के, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेकर के कई बार डिस्कस किया, लेकिन एक स्पेशल वीडियो बना करके कल कोशिश करूँगा मैं अपलोड कर देने का।
देखो पीएलआई में 83 बल्क ड्रग निर्माताओं की दिलचस्पी। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस न्यूज़ में। एक तो एपीआई है। एपीआई क्या होता है? एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसका मतलब होता है कि जो कच्चा माल होता है, कच्चा जैसे लोहा का कच्चा माल क्या हुआ, हेमेटाइट अयस्क हो गया, तो उसी तरह से दवा का कच्चा माल को कहा जाता है एपीआई। ओके, एपीआई क्या हुआ? कच्चा माल हुआ किसका? तो दवाई का जो कच्चा माल हुआ उसे हम एपीआई कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि पीएलआई के बारे में भी हमने कई बार डिस्कस किया है। तो पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी, पीएलआई। इस बार भी जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज आया था उसमें प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी की चर्चा की गई थी। बहुत सारे उद्योग को सिलेक्ट किया गया था और उसमें प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी देने की चर्चा की गई थी। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या हुआ कि जितना आप प्रोडक्शन कीजिएगा उतना जो है आपको हम, जितना अधिक आप प्रोडक्शन कीजिएगा उतना अधिक सरकार सब्सिडी देगी। प्रोडक्शन के आधार पे सरकार आपको सब्सिडी देगी। और ये सरकार सब्सिडी क्यों दे रही है? क्योंकि उस उद्योग को सरकार प्रोत्साहित करना चाहती है। अब देखो, इसको इस बात से कंसर्न करो, इसको इस बात से कोऑर्डिनेट करो कि एपीआई जो होता है, एपीआई में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। भारत अपनी ज़रूरत का 80% एपीआई चीन से मंगाता था और चीन के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा था, कोरोना वायरस आ गया था। एपीआई के बिना जो है दवाई बन नहीं सकता है, बहुत दिक्कत वाली कंडीशन है, इसलिए एपीआई काफ़ी मस्ट है। भारत एपीआई के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो, ये सबसे अधिक जरूरी है, राइट। अब देखो यहाँ पे कई दशक के बाद चीन को भारत करेगा निर्यात चावल का। एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लेना। यूपीएससी ने डायरेक्टली इस फैक्ट पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी का क्वेश्चन था कि विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है? तो याद रखना भारत है। भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है और चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा आयातक है। दोनों डाटा याद रख लेना। चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा आयातक है और भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, यानी चीन सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और सबसे अधिक आयात भी करता है। जैसे दाल के सेक्टर में अगर आप देखोगे, दलहन में भारत विश्व में सबसे अधिक दाल का उत्पादन भी करता है और भारत विश्व में सबसे अधिक दाल का आयात भी करता, मंगाता भी है। तो इसी तरह का कंडीशन चावल में है। चावल में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन चीन करता है और सबसे अधिक मंगाता भी चीन है, सबसे अधिक आयात भी चीन करता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पे कई, इसी टॉपिक पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो यहाँ पे जो ये न्यूज़ है, छोटा सा न्यूज़ है। डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले हैं, तो उससे क्या होगा कि जो बाइडेन ईरान पे जो है, ईरान के साथ जो है फिर से ईरान न्यूक्लियर डील साइन कर सकते हैं, राइट, या ईरान न्यूक्लियर डील में फिर से वापस आ सकते हैं। यानी ईरान के प्रति जो इनका नीति होगा वो थोड़ी नरम नीति होगी। तो नरम नीति होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि भारत के लिए अपॉर्चुनिटी होगा, भारत फिर से ईरान से तेल मंगा सकता है। भारत ने ईरान से तेल क्यों मंगाना बंद किया था? क्योंकि अमेरिका के दबाव में भारत ने ईरान से तेल मंगाना बंद कर दिया था। अब अमेरिका के राष्ट्रपति चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भारत पे दबाव कम होगा अमेरिका का और भारत ईरान से पुनः तेल मंगाना शुरू कर सकता है, जो एक अच्छा कदम है। क्योंकि ईरान जो है हमें विश्व के देशों की तुलना में थोड़ा कम कॉस्ट में जो है तेल देता है। और दूसरा और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ईरान जो है करेंसी में, रुपए करेंसी में भी तेल लेता है। जैसे विश्व के अन्य देशों से हम सऊदी अरब से तेल मंगाते हैं तो हमें डॉलर देना पड़ता है, और ईरान के साथ हमारा एग्रीमेंट था कि हम जो है रुपीज़ करेंसी में भी तेल मंगा सकते थे ईरान से। तो निश्चित तौर पे देखो, सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मान लो जो बाइडेन आएंगे, जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका का, तो कुछ निगेटिव पॉइंट है, लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि ईरान के साथ हमारा रिलेशन फिर से सुधरेगा। ईरान के साथ हम फिर से तेल आयात करना शुरू कर देंगे। देखो यहाँ पे जो है चक्रवात का बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ दिन पहले हमने चर्चा किया था। एक चक्रवात आया है, चक्रवात तूफान बोवेरी। बोवेरी जो है चक्रवात किस देश का नाम दिया हुआ, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखना, क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें हमने डिस्कस किया है और उसका जो है
टेलीग्राम चैनल पे हमने एक उसका पिक्चर भी डाला था। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर के ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। एक अंतरिक्ष मिशन चांग-E5 के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि चांग-E5 जो है कहाँ पे लैंड हुआ है, मून पे लैंड कर गया है, राइट। और वहाँ पे वो जो है वहाँ के मिट्टी वगैरह कलेक्ट कर रहा है और उसके बाद फिर वो आ जाएगा, धरती पे आ जाएगा। इसी तरह का भारत ने मिशन जो है लॉन्च किया था चंद्रयान-2, जो भारत का मिशन असफल रहा था। देखो इसको इस रूप में आप देखो कि गांधी के विचारों को बढ़ावा देने पर अमेरिकी संसद में बनेगा कानून। इसको इस रूप में आप देख सकते हैं कि गांधी जी जो है भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा आधार है। तो डिप्लोमेसी दो तरह का होता है, एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड डिप्लोमेसी होता है। हार्ड डिप्लोमेसी क्या होता है कि बंदूक के दम पे जो है अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करना, उसको हार्ड डिप्लोमेसी कहा जाता है। सेना के दम पे, ताकत के दम पे, पैसा के दम पे, जैसे अमेरिका करता है। अन्य देशों में प्रभुत्व अमेरिका जो है पैसा के दम पे, सेना के दम पे स्थापित करता है, उसे हार्ड डिप्लोमेसी कहा गया। सॉफ्ट डिप्लोमेसी होता है कि अपने कल्चर के आधार पे, राइट, जब हम एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं योगा के आधार पे, राइट, तो इसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहा गया। और भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा आधार स्तंभ गांधी जी हैं, क्योंकि गांधी जी के विचारों का प्रभाव अमेरिका के जो है मार्टिन लूथर किंग पे भी पड़ा था। चलो आज के न्यूज़ इतना ही था जो इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।